हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं नितिन गुप्ता आप लोगों को वेलकम करता हूं स्टडी खजाना के अपने सेकंड वीडियो लेक्चर पे, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इनिशियल दो टॉपिक्स। क्या क्या डिस्कस किया था हमने? कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। अगर किसी का मिस हो गया है तो हम लोग वापस अपने प्रीवियस लेक्चर पे जाके उसको कवर अप कर सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड फाइनली ओवरऑल कॉस्ट यानी कि KO। तो ये डिस्कस हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ व्हाट इज इक्विटी माय फ्रेंड्स? इक्विटी का मतलब क्या है? हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी मतलब हमारे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और बच्चे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको ध्यान रखते हुए अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर अपने अलग अलग मेथड्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, मॉडल्स दिए हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यानी कि हमारे जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी क्या करनी है? हमें रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। अब सर, एक पर्सन बोलेगा मुझे तो सिर्फ डिविडेंड मिल जाए और क्या चाहिए। दूसरा बोलेगा नहीं, मुझे तो शेयर के प्राइस में ग्रोथ चाहिए। तीसरा बोलेगा नहीं, मुझे तो डिविडेंड भी चाहिए, शेयर के प्राइस में भी ग्रोथ चाहिए और कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कमा के दे। ये सब चीजें अलग अलग लोगों ने स्टडी करके अलग अलग इसके ऊपर क्या दिए हैं? अपने अपने ओपिनियंस। जैसे हमने क्या बना दिया है? अलग अलग मेथड्स का नाम दिया है। तो इसके अंदर मेथड नंबर 1 इज आवर डिविडेंड प्राइस मेथड। ये उन लोगों के लिए जो अपने शेयर से, कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अपने शेयर के बदले में डिविडेंड। क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी? सिर्फ डिविडेंड और कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब KE is equal to TPS अपॉन MPS into 100। सर, आपने लास्ट लेक्चर में तो यहां पर नेट प्रोसीड्स लिखा था, अब यहां पर आपने MPS लिख दिया, ऐसा क्यों सर? बच्चों, MPS के अलावा हम चाहें तो यहां पर वो भी कर सकते हैं। KE is equal to DPS अपॉन नेट प्रोसीड्स into 100। बट इक्विटी इश्यू होती है बहुत कम प्राइस पे, प्लस इक्विटी की हमारे पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती है। जिस चीज की हमारे पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल होगी उसको हम मार्केट प्राइस पे ही वैल्यू करना प्रेफर करेंगे और उसकी कॉस्ट को भी मार्केट प्राइस पर ही निकालेंगे। सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि KD और KP में भी अगर हमें MPS दे रखा हो तो उस पर वैल्यू करेंगे? हाँ बेटा, हम हमेशा नेट प्रोसीड्स को कम इंपॉर्टेंस देंगे और मार्केट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, यही चीज हम यहां पर करेंगे अपने डिविडेंड प्राइस मॉडल के अंदर कि अगर हमारे पास MPS है तो हम इसी मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहेंगे। नहीं है हमारे पास मार्केट प्राइस तो नेट प्रोसीड्स तो है ही, वो तो फिर क्वेश्चन में होगा ही। अगर वो भी ना हो सर तो हमारे पास कुछ ना कुछ फेस वैल्यू तो रही होगी ना, फिर फेस वैल्यू पे वैल्यूएशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज DPS अपॉन MPS इंटू 100, दैट इज माय डिविडेंड प्राइस मेथड। इसमें शेयरहोल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे? लिख लेते हैं हम लोग, DPS इज डिविडेंड पर शेयर, MPS is market price per share, NP is net proceeds। सर, नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगी? बेटा लास्ट टाइम बताया तो था, फेस वैल्यू 1 प्लस P 1 माइनस D 1 माइनस B। सर, मार्केट प्राइस गिवन रहेगा क्वेश्चन में, डिविडेंड पर शेयर गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, यह है हमारा
फर्स्ट मेथड, डिविडेंड प्राइस मेथड। सेकेंड मेथड पे आते हैं अपने, दैट इज अर्निंग्स प्राइस मेथड। इसे हम लोग अर्निंग्स यील्ड मॉडल भी बोल सकते हैं। जब पहला शेयर होल्डर आया था, उसने हमसे क्या बोला, कंपनी मुझे सिर्फ मेरे शेयर्स पे आप क्या दे दो, डिविडेंड। दूसरा शेयर होल्डर कहता है ना, मुझे तो डिविडेंड के साथ क्या चाहिए, प्रॉपर अर्निंग्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टेबल बनाई थी, अगर आपको याद हो, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, EAE। याद है आप लोगों को? ये EAE क्या था, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो हमारे शेयर होल्डर यही तो डिमांड करेगा कि हमारी अर्निंग्स कितनी अवेलेबल है। उसके लिए वो बात अलग है कि इसमें से हम लोग कभी कभी क्या माइनस कर देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसे क्या दे देते हैं, EAD अर्निंग्स अवेलेबल एज डिविडेंड्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी की सारी अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर उसमें से कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स काट के नेट डिविडेंड हम पे कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला शेयर होल्डर आया था, उसने हमसे क्या मांगा था, डिविडेंड। सर ये DPS और ये EAD का क्या रिलेशन है? बिल्कुल बेटा, ध्यान से देखो, DPS इज इक्वल टू EAD अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सपोज एग्जांपल, हमारा 10 लाख रुपए का अर्निंग है और हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, तो हमारा पर शेयर DPS कितना आ गया, 100 रुपीज। कितना आ गया हमारा, 100 रुपीज। इसी तरह से सर ये EPS क्या है, EPS is earnings available for equity divided by number of equity shares। तो सर जो दूसरा शेयर होल्डर आया है, जो हमसे अर्निंग प्राइस मेथड पे चार्ज करना चाहता है, उसके लिए फिर उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे हम लोग? बिल्कुल बेटा, उसके लिए हमारा KE क्या होगा, EPS अपॉन MPS इंटू 100। ध्यान से देखो, पहले शेयर होल्डर ने हमसे क्या मांगा था, DPS। दूसरा शेयर होल्डर हमसे क्या चाहता है, EPS। दूसरा शेयर होल्डर बोलता है मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं देनी है आपको, मतलब मुझे पूरा पैसा आप सरेंडर करो। इसीलिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, EPS अर्निंग्स पर शेयर, और इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, अर्निंग प्राइस मेथड। एक चीज और, सर हमें मेथड के नाम कैसे याद रहेंगे? ध्यान से देखो बेटा, मेथड का नाम है अर्निंग प्राइस। अर्निंग प्राइस रिलेशन देखो, अर्निंग अपॉन प्राइस, अर्निंग प्राइस, अर्निंग अपॉन प्राइस। अर्निंग बोले तो EPS, प्राइस बोले तो MPS। सर पहले भी ऐसी था? हाँ बेटा, पहले भी ऐसे ही था। देखो ध्यान से, DP मेथड, डिविडेंड प्राइस मेथड, यानी डिविडेंड अपॉन प्राइस। डिविडेंड मतलब DPS, प्राइस मतलब MPS। यानी कि मेथड के नाम में ही क्या छुपा है, उसका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। थर्ड मेथड हमारे पास आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। क्या है ये, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल।
इसी मेथड को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, गॉर्डन मॉडल, क्योंकि ये गॉर्डन साहब ने दिया था। क्या है इसके अंदर? शेयर होल्डर कह रहा है कंपनी अगर आपने मुझे सारा पैसा डिविडेंड नहीं दिया, आपने क्या किया? रिटेन्ड अर्निंग्स, आपने जो EAE कमाया था वो था 100 रुपए, लेकिन उस पे आपने माइनस रिटेन्ड अर्निंग कर ली 40 रुपीज की, और मुझे जो डिविडेंड दिया वो कितना दिया? सिर्फ 60 रुपीज। तो जो 40 रुपीज आपने बचाया उसको क्या करोगे? कंपनी कहती है शेयर होल्डर हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे और उस पर रिटर्न कमाएंगे। अच्छा, तो कंपनी अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर जो इनकम आई वो कौन रखेगा? कंपनी बोलती है शेयर होल्डर आप ही रखोगे। तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अब शेयर होल्डर का मुंह खुलना शुरू हुआ है। अब शेयर होल्डर क्या कहता है? देखो जी कंपनी, मुझे डिविडेंड तो चाहिए, आज मैंने पैसा लगाया है तो उस पर मुझे 1 साल बाद डिविडेंड तो चाहिए, साथ में मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ। क्या चाहिए साथ में उसको? ग्रोथ। किसके ऊपर ग्रोथ? जो पैसा कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, जो पैसा कंपनी ने रिटेन किया था, उसके ऊपर शेयर होल्डर को क्या चाहिए? उसकी ग्रोथ चाहिए। मतलब D1 क्या है सर? डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर। P0 जो प्राइस पे किया शेयर होल्डर ने टुडे, आज, और G क्या है? ग्रोथ। किसके ऊपर? ऑन दी रिटेन्ड अर्निंग्स। जो कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग्स बचा के रखी है उसके ऊपर कंपनी को क्या चाहिए? सर उसके ऊपर शेयर को क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। सर इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बेटा, KE इज इक्वल टू DPS अपॉन MPS इंटू 100 प्लस G। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, या फिर D1 अपॉन P0, क्योंकि पूरा सॉल्व होके इंटू 100 करने के हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन G। सर यहां पर 0 और यहां पर 1, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आप आप मतलब शेयर होल्डर, इन्वेस्ट करेगा शेयर होल्डर 0 पीरियड के ऊपर। 0 पीरियड मतलब टुडे, और उसको रिटर्न मिलेगी कब? आफ्टर 1 ईयर, जिसे हम क्या बोलेंगे? D1। और इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे हम? P0। इसीलिए हमने देखो ऊपर ध्यान से क्या लिया है यहां पे? D1 क्योंकि रिटर्न आएगी 1 साल बाद, और P0 क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी है हमें आज। सर अगर हमें आज का डिविडेंड दिया हो तो बेटा बिल्कुल हो सकता है, उसे हम बोलेंगे D0। D0 इज डिविडेंड पेड टुडे। जो आज डिविडेंड दिया है उससे हम लोग नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड डेराइव कर सकते हैं। कैसे डेराइव करेंगे? D0 जो लास्ट ईयर का डिविडेंड था या जो आज का डिविडेंड था, उस पे कंपनी वही ग्रोथ देगी जो वो नॉर्मल ग्रोथ दे रही है। यस और नो? जो वो नॉर्मल रिटेन्ड अर्निंग्स पे ग्रोथ दे रही है, वही ग्रोथ उसे किस पे देनी चाहिए? अपने करंट ईयर डिविडेंड्स के ऊपर भी देनी चाहिए ना। बस इसी तरह से हम लोग के ई को एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? D0 1 प्लस G अपॉन P0 प्लस G, यानी कि हमारे पास क्या हो गया? एक और तरीका, D0 अपॉन P0 1 प्लस G प्लस G, क्योंकि ये क्या है हमारा? आज के प्राइस पे आज का डिविडेंड, और ये डिविडेंड के ऊपर ग्रोथ, और ये जो ग्रोथ है ये किसके ऊपर है? ऑन दी रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये वाली ग्रोथ किसके ऊपर है? ऑन दी करंट ईयर डिविडेंड्स।
तभी तो इसका क्या नाम है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर क्या है, डिविडेंड भी ग्रो करना चाहिए और जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ भी होनी चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ इन डिविडेंड, और ये ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है बच्चों, इसमें एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। D0 क्या था, करंट डिविडेंड। D1 क्या है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। कैसे निकलेगा ये, D0 1 प्लस जी क्या है हमारी ग्रोथ रेट, और P0 क्या है हमारा करंट MPS। ठीक है बेटा, ये था हमारा तीसरा मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और गॉर्डन मॉडल। अब चलते हैं अपने चौथे मेथड की तरफ, जो है अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। अब पता है ये मेथड ना थोड़ा सा क्रिटिसाइज्ड है। क्यों क्रिटिसाइज्ड है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप लोग ने ध्यान दिया हो तो थर्ड मेथड जो था उसमें हमने क्या सीखा था कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ किसके ऊपर, रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर। लेकिन अब जो चौथे भाई साहब आए ना, ये थोड़े से सनकी टाइप हैं। क्या कहते हैं, भाई मुझे सारी अर्निंग्स चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। अरे भाई शेयर होल्डर, अगर तू जो सारी अर्निंग्स है वो ले जाएगा, मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं करने देगा, तो मैं ग्रोथ कहां से दूंगा। 100 रुपए की अर्निंग्स, 0 रिटेन्ड अर्निंग्स, 100 रुपए का डिविडेंड, और फिर कहता है अब ग्रो करके दिखाओ। अरे भाई अब ग्रो कैसे करेगी कंपनी, बट शेयर होल्डर क्या कहता है, नहीं मुझे तो फिर भी ग्रोथ चाहिए। कोई बात नहीं, उसके लिए हम ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। कैसे, हम पहले शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, सारी की सारी अर्निंग्स 1 साल बाद आज के प्राइस पे, प्लस क्या मांगता है साथ में हमसे, ग्रोथ। तो हमारा अगला KE क्या हो गया, E1 अपॉन P0 प्लस G। यहां पर ये E1 क्या है हमारा, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। P0 वही सेम करंट प्राइस, और G ग्रोथ रेट। ठीक है बेटा। अब सर हम ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कैसे निकालेंगे, करंट ईयर की अर्निंग्स से। करंट ईयर की अर्निंग्स हमारे पास अवेलेबल होंगी, करंट अर्निंग्स E0, इस पे अगर हम ग्रोथ ऐड कर देंगे तो हमें E1 मिल जाएगा, E0 1 प्लस G। सर ये तो सेम वैसा ही हो गया जैसे हमने ऊपर डिविडेंड के साथ किया था। हाँ बेटा बिल्कुल वैसा ही है। जिस तरह D1 निकालने के लिए D0 में ग्रोथ ऐड करेंगे, नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड के लिए करंट ईयर के डिविडेंड में ग्रोथ ऐड करेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स निकालने के लिए करंट ईयर की अर्निंग्स में ग्रोथ को ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा। बट सर अगर हम सारी की सारी अर्निंग शेयर होल्डर को दे देंगे तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी, वही तो मैं बोल रहा था कि कंपनी को ग्रो करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए, बट शेयर होल्डर भाई साहब नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारे पास एक मेथड तो आया। और वो क्या आया, E1 अपॉन P0 प्लस G। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कि E इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये E1 को मैं क्या E0 1 प्लस G बोल सकता हूं, होल अपॉन P0 प्लस G। सर ये तो कुछ कुछ पहले जैसा बनता जा रहा है। हाँ बेटा, E0 अपॉन P0 1 प्लस G प्लस G, ये क्या है,
ग्रोथ इन अर्निंग्स, और ये जी क्या है, ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है बेटो। अब हमने कितने मेथड डिस्कस करे, 4। कौन कौन से मेथड डिस्कस करे हमने, सबसे पहला था हमारा KE इज इक्वल टू DPS अपॉन MPS। दूसरा मेथड हमारे पास था KE इज इक्वल टू EPS अपॉन MPS। तीसरा हमारे पास था KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G। और चौथा हमारे पास है KE इज इक्वल टू E1 अपॉन P0 प्लस G। ध्यान से देखेंगे इन चारों मेथड्स को और समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मेथड में शेयर होल्डर क्या चाहता है, सिर्फ डिविडेंड। सेकेंड मेथड में शेयर होल्डर क्या चाहता है, कंप्लीट अर्निंग्स। थर्ड मेथड में शेयर होल्डर क्या चाहता है, डिविडेंड प्लस ग्रोथ। और फोर्थ में शेयर होल्डर क्या चाहता है, अर्निंग्स प्लस ग्रोथ। ठीक है बेटा, ये है हमारे 4 मेथड्स। एक मेथड हमारा और है KE निकालने का, उसे हम लोग बोलते हैं टोपी मॉडल, कैप मॉडल। सर टोपी बेटा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये मॉडल हमारा थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मॉडल है कि हम लोग अगर बाहर वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स की तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, आप अपने आप को सोचो एक शेयर होल्डर। क्या सोचो अपने आप को, एक शेयर होल्डर। अगर आप एक शेयर होल्डर हो, आपके हाथ में क्या है, कुछ पैसे। आपके हाथ में पैसे। सर 1000 का नोट तो बंद हो गया। अच्छा बेटा ठीक है, आपके हाथ में है बड़ा 2000 का नोट। अब आपको ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो नॉर्मल लोग क्या सलाह देंगे आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालो। कहां डालो पैसा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो हम ये इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर नॉन रिस्की। और नॉन रिस्की मैंने अभी बताया कहां पर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालो। रिस्क लेना है तो कहां डालो, इक्विटी में डाल दो ना। अब अगर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाला तो कंफर्म रिटर्न आएगी। उस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, RF, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न। एक ऐसी रिटर्न जिसपे हमारा कोई भी रिस्क नहीं लिया गया। अब जो हमने इक्विटी में पैसा लगाया उसमें हमें क्या मिलेगी, RM, मार्केट रिटर्न। RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न। RM क्या है, रिस्की रिटर्न एज पर मार्केट कंडीशंस। तो सर आप रिस्क क्यों लोगे, आपको रिस्क क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इक्विटी में पैसा लगाओगे तो इक्विटी की रिटर्न आपकी ज्यादा होगी मार्केट की रिटर्न, हमारे रिस्क रिटर्न से। RM will always be greater than RF। सर क्या ये कोई असम्पशन है, हाँ बेटा, ये हमारी एक बेसिक असम्पशन है कि हमारी रिस्क ऑफ मार्केट की वजह से मार्केट की रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा रहेगी। सर क्वेश्चन में कम दी हो तो चल जाएगा, हमारी बेसिक असम्पशन क्या रहेगी, हमेशा ये ज्यादा होगी। तो सर अब कोई पर्सन मार्केट में पैसा क्यों लगाएगा, क्योंकि रिटर्न ज्यादा है। लेकिन रिटर्न ज्यादा के साथ साथ सर यहां पर रिस्क भी तो हाई है, और रिस्क फ्री के अंदर आपका रिस्क काफी लो है। तो जो रिस्क आपने लिया उसके हिसाब से आपको रिटर्न ज्यादा मिलनी चाहिए, और उस चीज को हम बोलेंगे अपना रिस्क प्रीमियम। क्या बोलेंगे, अपना रिस्क प्रीमियम। जो RM माइनस RF इज नोन एज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम।
आपको रिस्क लेने की वजह से, सपोज करते हैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिटर्न देती है 8% की, वैसे तो कोई भी नहीं देती, चल बेटा तेरी बात मानते हैं, 6% की, और मार्केट में रिटर्न आ रहा है हमारे पास 11% का, तो हम कितना एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं रिस्क लेने की वजह से? हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 5%। ये 5% हमारा क्या है? रिस्क प्रीमियम, कि हमने ये 5% एक्स्ट्रा कमाने के लिए क्या लिया? रिस्क लिया। तो सर इस रिस्क लेने का कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बिकॉज बचपन से सुनते आ रहे हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो उसी फिनोमिनन पे हम कहेंगे ठीक है जी, इस पे हमारा रिवॉर्ड क्या होगा? रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा? RM माइनस RF इंटू बेटा। बीटा, सर ये बीटा क्या है? ये बीटा कोफिशिएंट हमारा क्या बताता है? रिस्क इंडेक्स, कि हमारा कितना रिस्क है। ये क्या शो कर रहा है? हमारा रिस्क प्रीमियम शो कर रहा है। RM माइनस RF हमारा रिस्क प्रीमियम है, और उसको अगर हम अपने रिस्क इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी उस रिस्क को लेने की रिवॉर्ड, कि हमने जो ये बीटा रिस्क लिया था इस पे हमें इतना बेनिफिट मिल गया। तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर भाई साहब की एक्सपेक्टेशन क्या है? के ई, सबसे पहले तो भाई क्या बोलेगा? भाई मैं रिस्क ले रहा हूं तो कम से कम मुझे रिस्क फ्री रिटर्न तो मिलनी चाहिए, उसके साथ मुझे क्या मिलना चाहिए? उस रिस्क का रिवॉर्ड। तो क्या हो गया? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है बच्चों, कि शेयर होल्डर क्या चाहता है? सबसे पहले तो उसे रिस्क फ्री रिवॉर्ड जो मिलता है वो मिले, प्लस साथ में रिस्क का रिवॉर्ड मिले। तो इस हिसाब से उसकी टोटल एक्सपेक्टेशन क्या है? RF यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये बीटा इंटू RF माइनस RM क्या है? हमारे रिस्क का रिवॉर्ड। और ये है हमारा पांचवा मेथड और आखिरी मेथड हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कितने मेथड्स हो गए? सबसे पहला था DPS अपॉन MPS, दूसरा था EPS अपॉन MPS, तीसरा था D1 अपॉन P0 प्लस G, चौथा मेथड था E1 अपॉन P0 प्लस G, और अब पांचवा मेथड क्या है? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है बेटो। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी क्वेश्चंस। सपोज एग्जांपल लेते हैं, X लिमिटेड issued 50,000 shares of ₹10 each at par। ठीक है बच्चों, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं, काम करते हैं इसको, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 10%। फाइंड KE। अब बेटा देखो, क्वेश्चन में आपको कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि कौन सा मेथड लगाना है, आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से जज करना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड लगा सकते हो। अब मैं इस क्वेश्चन में बोलूं कि यार मैं तो ना कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लगाना चाहता हूं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के लिए भाई ना तो रिस्क फ्री रिटर्न है, ना रिस्क प्रीमियम है, ना और कुछ है, कैसे लगाऊंगा? तो मेरे को क्या क्या दिख रहा है यहां पर? मुझे एक तो डिविडेंड दिख रहा है, एक मुझे शेयर की प्राइसिंग दिख रही है नेट प्रोसीड्स की फॉर्म में, और कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं अपना सिंपल सा काम करूंगा, KE निकाल दूंगा अपना DPS अपॉन
एमपीएस, हमारे पास मार्केट प्राइस कहां है इसमें, अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। डीपीएस कितना है उसने बोला 10%। सर ये 10% किसका, बेटा एक शेयर पे 10% ऑफ 10 रुपीज होल अपॉन नेट प्रोसीड्स कितनी है, देखो बेटा पार पे इशू हुआ है 10 रुपीज इंटू 100, यानी 1/10 इंटू 100 यानी के 10%। सर ये 10% और ये 10% सेम आ गया, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ना ही कोई प्रीमियम, ना ही कोई डिस्काउंट, ना ही कुछ ग्रोथ, ना ही कोई मार्केट प्राइस, सब कुछ सेम। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़े थोड़े चेंजेस करना स्टार्ट करें तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज बोल सकते हैं कि शेयर्स जो हैं उनकी मार्केट प्राइस गिवन है। तो अगर हमें एमपीएस दे रखा है शेयर का, एमपीएस सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दे रखा है 20, तो अब हमारा शेयर का प्राइस 20 दे रखा है, तो केई क्या हो जाएगा, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डिविडेंड कितना था हमारा 1 रुपया अपॉन 20 इंटू 100, और अभी कितना आ गया 5%। सर इसमें हमने ये नंबर ऑफ शेयर्स तो यूज ही नहीं किया, बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, हम एक और ऑल्टरनेट से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, के ई इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। टोटल डिविडेंड कितना है हमारा 50,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, उस पर 10% डिविडेंड, टोटल नेट प्रोसीड्स कितनी है हमारी 50,000 इंटू 10 इंटू 100, कितना हो गया ये 50,000 इंटू 10 5 लाख, उसका 10% 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, फिर से वही 10% आ गया। इसमें अगर मार्केट प्राइस ले लेते हैं हम यहां पर, तो यहीं पे कर देते हैं, इसकी जगह पर मार्केट प्राइस कितनी हो जाती फिर इंटू 20, तो ये कितना हो जाता 10 लाख, तो ये कितना आ जाता 5%। आंसर तो तब भी वही आएगा, चाहे हम नंबर ऑफ शेयर्स के साथ करें चाहे उसके बिना करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हम लेते हैं एक्स लिमिटेड issued 1 lakh shares of ₹10 each at premium of 50%। सर 50% का प्रीमियम हो सकता है, बिल्कुल बेटा 500% भी हो सकता है। पेइंग a dividend of ₹30 पर शेयर। अब सर आपको डीपीएस दे भी रखा हो सकता है क्वेश्चन में, हाँ बेटा आपको डिविडेंड वो दे भी सकता है, कितना 30 पर शेयर, ठीक है, विथ एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ 10% पर एनम, फाइंड केई। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको ग्रोथ दे दी गई है, अगर आप इस ग्रोथ को कंसीडर नहीं करोगे तो आपका सॉल्यूशन गलत हो सकता है। तो हम ग्रोथ को कंसीडर कैसे करेंगे, इसके अंदर हम लगा सकते हैं अपना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो वो क्या है हमारा D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 क्या है हमारा, अब सर ये 30 D1 है या D0 है, बेटा पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 30 पर शेयर विद एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ, यानी ये तो अभी करंट डिविडेंड 30 पे कर रहे हैं, यानी कि इसको मुझे पहले D1 1 प्लस G पे लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे P0 सर करंट प्राइस है क्या हमारे पास, नहीं, हमारे पास क्या है यहाँ पर नेट प्रोसीड्स प्लस G। समझ में आ रहा है किस तरह से हमको फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। तो अब D0 कितना है 30, ग्रोथ कितनी मांग रहा है वो हमसे 10%, और नेट प्रोसीड्स कितनी है हमारी, सर 10 रुपए का शेयर 50% के
प्रीमियम पे जा रहा है, यानी कि 10 इंटू 1 प्लस 0.5 प्लस जी कितना है 0.1 की ग्रोथ है ना, तो करो 33/15 प्लस 0.1, सिंप्लीफाई करो इसे, 33 डिवाइड बाय 15 कितना है ये 2.2 प्लस 0.1 यानी कि 2.3। सर 2.3 बोले तो 0.22 प्लस 0.1 यानी कि 0.23 यानी कि 23%। कितना आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 23%। समझ में आया है? कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर सबको? चलो अगला मेथड लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, फाइंड KE if risk free return is 9%, risk premium is 7% and risk index is 1.2। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करा, अपना रिस्क इंडेक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन हमारे पास RF कितना दिया हुआ है 9%, RM कितना दिया हुआ है, सर मार्केट रिटर्न तो नहीं दी, लेकिन हमें क्या दिया है रिस्क प्रीमियम, यानी हमें RM माइनस RF डायरेक्टली कितना दे रखा है 7%, और ये तो हमें चाहिए होता है। साथ में हमें बीटा इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.2। तो अब पुट कर दो फॉर्मूला के अंदर, KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, 9% प्लस 1.2 इंटू 7%। अब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो परसेंट मत लगा देना, 9% प्लस 7 इंटू 1.2, 8.4% एज इट इज, और ये टोटल कितना हो गया 17.4%। यानी हमारा इक्विटी शेयरहोल्डर कितना पैसा कमाना चाहेगा 17.4% ऑन हिज रिटर्न। ठीक है बेटा, ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? अब ये था हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कंसेप्ट। अब जो अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। सर रिटेन्ड अर्निंग्स की भी कॉस्ट होती है क्या? हाँ बेटा होती है, बट सर रिटेन्ड अर्निंग्स की कॉस्ट कैसे हो सकती है? कंपनी को किसी को पैसा थोड़ी देना है। बेटा ध्यान से समझो, अभी हमने डिस्कस किया था ग्रोथ, जो पैसा कंपनी ने रिटेन किया है उसके ऊपर शेयर होल्डर क्या मांगेंगे कंपनी से? ग्रोथ मांगेंगे। तो सर इसका मतलब जो रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट है वो हमारी इक्विटी की कॉस्ट ही हो गई, क्योंकि रिटेन अर्निंग किसके लिए है? इक्विटी के लिए। तो उस पर ग्रोथ भी कौन मांगेगा? इक्विटी मांगेगी। बेटा बिल्कुल मांगेंगे, बस एक छोटू सा चेंज है। सर छोटू सा? हाँ बेटा छोटू सा। वो क्या चेंज आएगा? इस पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता और इस पे हमें ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती। क्या बात कर रहे हो सर? अगर आपने कोई पैसा रिटेन करा है तो क्या रिटेन करने वाले पैसे पे टैक्स दोगे? नहीं, तो यानी टैक्स सेव हो गया। जब आपने पैसा रिटेन करा है तो क्या किसी बाहर वाले को ब्रोकरेज दोगे? नहीं, तो ब्रोकरेज सेव हो गई। यानी कि ये क्या है आपकी टैक्स सेविंग, और ये क्या है आपकी सेविंग ऑफ ब्रोकरेज।
किसके ऊपर? आपकी वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर। सिंपल। अब सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? बेटा अभी तो बताया 5 अलग अलग मेथड्स, डीपीएस अपॉन एमपीएस, ईपीएस अपॉन एमपीएस, D1 अपॉन P0 प्लस जी, E1 अपॉन P0 प्लस जी और RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। किसी मेथड से अपना इक्विटी की कॉस्ट निकाल के उसके साथ हम लोग टैक्स सेविंग और ब्रोकरेज की एडजस्टमेंट करेंगे और हमारे पास की RE कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम क्या बोलेंगे अपना के। अब सर ओवरऑल कॉस्ट का मतलब आपकी केडी, केपी, केई, केआरई सबको ऐड कर दूं? हाँ, तुम्हारे हिसाब से करूंगा तो गलत ही करूंगा। सबको ऐड करेंगे तो बेटा आपकी कॉस्ट नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमें क्या करना है? एवरेज। तो सर इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब भी गलत है, 4 से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो गई आपकी सिंपल एवरेज। आपको क्या करनी है? वेटेड एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पता है शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? वाक। क्या बोलते हैं? वाक वाक। एग्जैक्टली, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। और ये कैसे करेंगे सर? अब हम एग्जांपल के साथ करते हैं। देखो बेटा एग्जांपल लेते हैं एक। हमारे पास क्या है? अलग अलग सोर्सेज हैं, उनकी अलग अलग अमाउंट्स हैं और उनकी अलग अलग क्या है? कॉस्ट है। ठीक है। सबसे पहला सोर्स हमारे पास क्या था? हमने जो पढ़ा था वो था डेट, फिर क्या था? प्रेफरेंस, फिर क्या था? इक्विटी, और फिर क्या था? रिटेन्ड अर्निंग्स। चलो डेट ले लेते हैं सपोज 20 लाख का, प्रेफरेंस कर देते हैं 15 लाख की, ये कर देते हैं 10 लाख का और ये कर देते हैं 5 लाख का। रैंडमली मैंने कुछ फिगर्स उठाए। टोटल कितना हो गया? 50 लाख। कितना टोटल हमारे पास? टोटल कैपिटल कितनी है हमारी फर्म के पास? सर फर्म या कंपनी? बेटा पुराने जमाने में ना फर्म और कंपनी एक ही बात होती थी। टोटल कैपिटल कितनी है हमारे पास? 50 लाख। उसकी अब हमारे को क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट। तो देखो डेट की कॉस्ट सबसे कम होती है इस पूरे उसके अंदर, क्योंकि डेट सबसे सस्ता चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 9%। प्रेफरेंस की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, 10% चाहते हो 10% ले लो। इक्विटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है 15%, और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट फिर से इक्विटी से थोड़ी सी कम होती है 14%। सर ऐड कर दो ना, और गलत कर लोगे अपना। ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहां पे क्या चाहिए? इनकी वेटेड एवरेज। क्या करना है मुझे इसका? वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज वही तो बचपन में स्टैटिस्टिक्स में सीखा था। हाँ बेटा हाँ, क्वेश्चन देख लो ध्यान से, फिर इसकी वेटेड एवरेज निकालते हैं हम लोग। चले? चल अब इसके लिए मैं टेबल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा। वही फिर से सोर्सेस, अमाउंट। अब मैं ना पहले कॉस्ट लिखूंगा। अमाउंट चाहते हो? अमाउंट लिख लो, अमाउंट कॉस्ट। अब क्या करूंगा मैं? वेट्स का एक कॉलम बनाऊंगा और फिर वैक का कॉलम बनाऊंगा। ध्यान से देखो कैसे। डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग। मुझे याद दिलाओ कितना कितना था? 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख। टोटल 50 लाख। कॉस्ट कितनी कितनी थी मुझे याद दिलाओ फटाफट से? 9, 10, 15 और 14। 9%, 10%,
15%, 14%। अब सर ये जो वेट्स हैं, ये वेट्स कैसे लेनी है? देखो ध्यान से, मेरी टोटल कैपिटल है 50 लाख की। कितनी है? 50 लाख की। अभी तक तो मेरा क्वेश्चन ही चल रहा है, सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा। 50 लाख की टोटल कैपिटल में से डेट कितना है? 20 लाख, यानी कितना परसेंट हो गया सर? 40%। कितना हो गया? 40%। मेरा 50 लाख की कैपिटल में से प्रेफरेंस कितना है सर? 30% है। ओके। मेरा 50 लाख की कैपिटल में से इक्विटी कितना है सर? 20% है। और मेरा रिटेन अर्निंग कितना है सर? 10% है। तो यानी कि मेरा टोटल 100% बन गया। ध्यान से देखो, एक बार चेक कर लो। हाँ सर, बन गया। हमेशा बेटा ध्यान रखना, वेट्स का टोटल 1 होगा। अगर नहीं होता है तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने कॉस्ट को उसकी वेट से और क्या निकालेंगे? वैक। तो मल्टीप्लाई करो। 3.6, 3, 7, और 1.4 ऐड करो, इनको टोटल निकालो। 3.6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1.4, टोटल हमारी कॉस्ट आ गई 11%। और ये हमारी क्या है? KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर से देखेंगे, हमने क्या करा? 9% इंटू 0.4, 3.6% लगा सकते हैं हम लोग। 10% इंटू 0.3, 3.0% लगा दिया। 15% इंटू 0.2, अगेन 3.0%। 14% इंटू 0.10, 1.4%। टोटल 11%। क्लियर है चीज? सर ये तो हमें बहुत लेंदी लग रहा है, कोई छोटा तरीका बताओ इसका। बिल्कुल बेटा, ये जो हमने किया इसे बोलते हैं टेबल मेथड। क्या बोलते हैं? टेबल मेथड। सर कोई छोटा तरीका बताओ ना। छोटा तरीका भी है बेटा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन। डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखो ध्यान से, हम बोलेंगे KO is equal to KD into वेट ऑफ डेट। जितनी डेट की कॉस्ट और जितना डेट का वेट, प्लस KP इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस, प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी, प्लस KRE इंटू वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे? KD इंटू डेट अपॉन टोटल कॉस्ट, टोटल कैपिटल सॉरी, प्लस KP इंटू प्रेफरेंस अपॉन टोटल कैपिटल, प्लस KE इंटू इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल, प्लस KRE इंटू रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन टोटल कैपिटल। एंड ऑब्वियस सी बात है, नोट D प्लस P प्लस E प्लस RE शुड बी इक्वल टू टोटल कैपिटल, तभी तो वेटेड एवरेज होगा ना उसका। अब सर आपका क्वेश्चन कहां गया? ये रहा बेटा, ये क्वेश्चन था हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से या डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो बेटा, हम लोगों ने क्या बोला? KO इज इक्वल टू KD। हमारे पास KD कितना था? 9% इंटू डेट अपॉन टोटल कैपिटल। 9% इंटू डेट था हमारा 20 लाख अपॉन टोटल कैपिटल वॉज 50 लैक्स, प्लस KP था 10% इंटू प्रेफरेंस था हमारा 15 लैक्स अपॉन टोटल कैपिटल 50 लैक्स, प्लस KE था हमारा 15% इंटू कैपिटल 15% था ना? हाँ जी, इंटू 10 लैक्स अपॉन
50 lakhs plus KRE 14% into 5 lakh upon 50 lakhs। इसको सॉल्व करो, पहला ब्रैकेट सॉल्व करो, कितना आ गया, ये हमारा आएगा 3.6% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 1.4% इज इक्वल टू 11%। जो हमारा सॉल्यूशन आया था किससे, टेबल मेथड से, वही सॉल्यूशन किससे आएगा, हमारे डायरेक्ट तरीके से। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर? अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे आपको चेंज कर सकता है, दो अलग अलग डेट दे सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। अमाउंट कॉस्ट, अब ये ना देखो ध्यान से, डेट 1, डेट 2, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स। डेट 1 उसने बोला 20 lakhs का, डेट 2 उसने बोला 30 lakhs का, प्रेफरेंस उसने बोला 40 lakhs का, इक्विटी है 25 lakhs की, और रिटेन्ड अर्निंग्स है सपोज 15 lakhs की। ठीक है जी। कॉस्ट, पहला डेट है उसका सपोज 9% पे, दूसरा डेट है 10% पे, प्रेफरेंस की कॉस्ट है 12%, इक्विटी की कॉस्ट है 16% और रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट है 14%। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम यहां पर वेट्स निकालेंगे तो ये दोनों सेपरेट सेपरेट ट्रीट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब टेबल लास्ट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा आज? सबसे पहले हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ डेट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट। केडी क्या था हमारा? आय 1 माइनस टी अपॉन एनपी, और इसी जगह रिडेम्पशन में तो वो डिफरेंट था। यहां पर क्या था? प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस सीडीटी अपॉन एनपी। के ई के लिए हमारे पास कितने मेथड्स थे? 5 डिफरेंट मेथड्स थे। कौन कौन से थे? डीपीएस अपॉन एमपीएस, ईपीएस अपॉन एमपीएस, D1 अपॉन P0 प्लस G, E1 अपॉन P0 प्लस G, और RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। फिर KRE क्या था? KE इंटू 1 माइनस T 1 माइनस B, और KO क्या है हमारा? वैट। ठीक है बच्चों, ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स रह गए होंगे, तो उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप लोग मेरे इस कांटेक्ट नंबर पे टेक्स्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग स्टडी खजाना की वेबसाइट पे या उनकी मेल बॉक्स पे अपनी क्वेरी सेंड करेंगे और आपको मेरे उससे आंसर्स मिल जाएगा। द ईमेल आईडी इज mail@studykhazana.com। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, दिस इज गुड बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।